व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। सबसे पहले तो मरीम नवाज साहिबा को बहुत ज़्यादा गुड विशेस मेरी तरफ से। उनको कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है और अल्लाह उनको सेहत दे और उनको अलामात भी हैं जो मैंने ट्वीट पढ़ा उससे पता चला। ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उनको मरीम नवाज साहबा ने संभाला हुआ है। बाकी अगर वो उनको माइनस कर दें आप, इख्तलाफ उनसे पोलिटिकल हो सकता है, वो मेरा भी होगा, दूसरों का भी हो सकता है, लेकिन अगर उनको पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मरीम नवाज साहबा को माइनस कर दें तो नून लीग जो है वो फारिग है मेरे हिसाब से। तो आफ्टर दी डिपार्चर ऑफ नवाज शरीफ साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हर जगह छाई हुई है और ऑब्वियसली उनका इशारा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की तरफ था, GB के इलेक्शन की तरफ था, पंजाब में पहले उनकी गवर्नमेंट है, KP में पहले उनकी गवर्नमेंट है और उन्होंने कहा कि हर तरफ छाई हुई है और हमारी कामयाबी का राज ये है कि हम एक नज़रियाती पार्टी हैं और हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता जब तक कि हम अपने नज़रिए से न हटें। अगर नज़रिए से हटेंगे तभी शिकस्त होगी और दूसरी पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकती। इस वक्त ज़िमनी इंतखाब चल रहा है सियालकोट के अंदर, वो भी इंडिकेट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सीट के ऊपर लीड करती हुई नज़र आ रही है जो सीट PPA 38 सियालकोट की, जो बेसिकली नून लीग ने छोड़ी है और इस सीट से उनको कंफर्टेबली जीतना चाहिए था या जीतना चाहिए। अभी तो खैर रिजल्ट्स पूरे नहीं आए, लेकिन मेरे सामने जो रिजल्ट्स हैं उनमें PTI के एहसन सलीम बरियार 39,379 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के तारिक सुबहानी जो है वो 34,659 वोट लेकर पीछे हैं। अभी 110 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने है और अभी काफ़ी आई थिंक 100 से ऊपर 150 से ऊपर 165 टोटल हैं जिनके आने हैं, तो 55 के करीब और रह गए हैं। आज इस्लामाबाद में बड़ी मुज़ोर बारिश हुई और उसके ऊपर सेनेटर सईद गनी ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाली बारिश ने यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी को समझा दिया होगा कि जब ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। नालों के बड़े मसले इस्लामाबाद जैसी सिटी के मुतालिक कहा जा रहा है, महकमा मौसमिया ने बताया उसके बावजूद नाले क्योंकि साफ़ नहीं थे तो वहाँ तुगयानियाँ आ गई और वो बस्ट हो गए और घरों के अंदर भी जो है वो पानी गया हुआ है। मेरे साथ सेनेटर परविशा खान साहिबा मौजूद हैं, सदाकत अली बाही साहब मौजूद हैं, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब मौजूद हैं। परविशा साहिबा, मैं आपकी तरफ इसलिए पहले आ रहा हूँ कि इस्लामाबाद, अच्छा वो अभी साथ नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि उनके कमरों तक में पानी आ गया हुआ है। तो मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, ये एग्री कर रहे हैं आप कि आप इस वक्त जो मोमेंटम आपके खिलाफ अपोजिशन का शुरू हुआ था और वो बड़ा भरपूर आपका जो शुरू हुआ था गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा भरपूर जाते जाते अब वो रिवर्स एंगल की तरफ आ गया है, इसमें कश्मीर का इलेक्शन भी और सियालकोट की ये करंट सीट भी जो नज़र आ रही है? जी कामरान साहब, कश्मीर के इलेक्शन पे तो बात ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से हो सकती है और हो रही भी है जी। कल आपने एहसन इकबाल साहब की और राजा फ़ारूक हैदर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। उसमें कुछ प्री पोल, कोई ड्यूरिंग पोल, कुछ पोस्ट पोल, कोई एट द टाइम ऑफ टेबुलेशन और फिर जो एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन के पास गई रीकाउंट के लिए, उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं और उस पर तो अपना एक लाए अमल पॉलिटिकल पार्टीज़ तरतीब दे रही हैं। देखें उसमें क्या आगे कहती हैं। और सियालकोट के इलेक्शन के नताइज अभी आ रहे हैं, उसमें लार्जली कोई ऐसी नताइज के ऊपर अभी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, एक बड़ा उसमें नहीं, लेकिन आपको लग रहा है मलिक साहब कि आपका नैरेटिव जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक वो उस तरह हाईलाइट होता नज़र नहीं आ रहा। वो जो बयानिया जिसको बहुत से लोग अब एंटी स्टेट बयानिया कह रहे हैं, जो अनपॉपुलर बयानिया कह रहे हैं, स्टेट के खिलाफ बयानिया कह रहे हैं, वो कश्मीर में भी उसकी पजीराई नहीं हो रही, क्योंकि देखें आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी वहाँ नहीं उभरे। वंस यू वर इन द गवर्नमेंट, ठीक है आप फेडरल जिसकी गवर्नमेंट होती है कश्मीर में वो एक इन्फ्लुएंस रखता है इलेक्शन के अंदर, लेकिन आप तो सेकंड में भी नहीं आए सर उधर, और यहाँ पे भी अभी आप बादल नज़र में हार रहे हैं इस वक्त जो रिजल्ट्स मेरे सामने सियालकोट में अपनी सीट पे। नहीं देखिए, ये तो कामरान साहब एक बड़ी वाज़ेह सी एक पोजीशन है कि फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होती है कश्मीर में उसको एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है और बाई इलेक्शंस में भी नॉर्मली। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप सेकंड नंबर पे क्यों नहीं आए सर? वो तो मैंने बात कह दी मलिक साहब, आप सेकंड नंबर पे क्यों नहीं आए कश्मीर में इलेक्शन में? क्या गलत हुआ है? कोई एनालिसिस किया आपकी पार्टी? नहीं, जो वोट्स बैग्ड हैं, जो मतलब अगर आप ये देखें कि कितने वोट किस पार्टी को पड़े, तो जीतने वाली पार्टी से कोई बड़ा फ़र्क नहीं है जिस तनासब से वोट मुस्लिम लीग ने लिए हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बयानिया, देखिए बयानिया मेरे नज़दीक तो उसकी तशरीह बड़ी वाज़ेह है
मैं उसको एंटी स्टेट किसी सूरत भी नहीं कह सकता। अगर आइन की बालादस्ती की ठीक बात है, ये आप जी एंटी स्टेट है नहीं, वो उसकी और बड़ी चीज़ें मैं आपसे भी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ज़रा गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ ले लूँ बीच में। मैं सदाकत अली अब्बासी भाई, बात ये है कि ठीक है कश्मीर में आपकी गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है सियालकोट में नज़र आ रहा है, बादल नज़र में अभी तक कि शायद आप लीड कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं हुआ। इसके 100 फैक्टर हो सकते हैं। एक फैक्टर ये भी हो सकता है जो मैं मलिक साहब से डिबेट कर रहा हूँ कि इनका जो बयानिया शायद वो पॉपुलर नहीं हो रहा आवाम में, लेकिन इसका आपकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। कामरान, मैं एक सियासी स्टूडेंट हूँ और पिछले 16-17 साल से पीटीआई के साथ ही हूँ, और एक पंजाब में एक मिथ थी कि कभी मुस्लिम लीग नून हार नहीं सकती। तो आज मैं कहता हूँ कि ये झूठ पे, करप्शन पे, धोखेबाजी पे, शोबाजी पे ये मबनी, मरूसियत पे मबनी ये मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिकल एम्पायर थी वो गिरना शुरू हो गई। वाह क्या जुमला है ये तो। आज पॉलिटिकल एम्पायर नून लीग की गिरना शुरू हो गया, आप गिरना ये कह शुरू रहे हो हैं। गया इनका। अभी मैं पहला जुमला जब से आप मेरे शोज में आना अच्छा लगा मुझे आपका, बड़ा सियासी तज्जिया ये है कि अब ये तितर बितर होंगे, अब इनकी लड़ाइयाँ भी होगी। जब जीतते रहे वो जैसे भी जीतते रहे, चले सियासत में। ये वैसे आपके अपने कारकुन थे हसन सलीम बरियार जो थे, ये कहीं और से आए हुए हैं? आप देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मुझे इलेक्टेबल है ना काफी सियालकोट की मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ ना कि आज को रिजल्ट आपको नजर आ गया। एक वक्त था पूरे मुल्क में ये पार्टियां थी, पीटीआई ने केपी से स्टार्ट किया, परफॉर्म किया, पाकिस्तान में आप सियासत सीखे, यानी जिसका बाप काफली का नायब के सदर है, रिस्पेक्टेड, उनको आपने लेके पीटीआई का घोड़ा बना के तो आप कह रहे हैं जी हम पीटीआई जीत रही है। सुन लेना, हम केपी से शुरू हुए, पाकिस्तान में हम जीते, पंजाब जीते, जीबी जीते, बलोचिस्तान में भी हमारी हुकूमत, कश्मीर में भी हमारी हुकूमत। अब पंजाब का जो रहसा ये नून लीग रहा कि जिसे सेंटर पंजाब में, वो भी अब इनका जो बयानिया था वो भी डेस्परेशन की एक निशानी है कि जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, जिस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, जो इनके लोग कभी इंडिया को पुकारते हैं, कभी पूरी कश्मीर कैंपेन में इन्होंने एक तकरीर में एक जुमला मोदी के खिलाफ नहीं बोला, एक जुमला इन्होंने इंडियन जो आर्मी है जिसकी अट्रॉसिटीज़ हैं, जो वहाँ जुल्म सितम कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोला। ये सारा कुछ पाकिस्तानी। आप अगला इलेक्शन, मैं कल भी पूछा, आप अगला इलेक्शन इस बात पे अब लड़ेंगे कि आप ज़्यादा मुहब्बे वतन है और ये गद्दार है? देखें, वो तो आप समझें कि हम अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो हम कितनी ज़्यादा हमारी वो सर, लेकिन जो पोजीशन चल रही है आपने आज ही जो अब सुन लेना, उसके बाद रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं व्यूअर्स को बता दूं, हमारी हर दिल अजीज गवर्नमेंट जो हर जगह जीत रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हर जगह हम छा गए हैं, वो महंगाई में भी छा गई है। अभी आटा, चीनी और घी की कीमतों में जो इतना इजाफा दर इजाफे के बाद फिर इजाफे की मंजूरी काबीना ने दी है, और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 17 रुपये फी किलो महंगी, 17 रुपये फी किलो महंगी। ऑलरेडी आपको पता है ब्लैक प्राइस है इसकी चल रही है। चीनी 65 के 85 रुपये में मिलेगी, यूटिलिटी स्टोर कह रहा है। इसके अलावा आटा 7.5 रुपये फी किलो महंगा, यूटिलिटी स्टोर का बता रहा हूँ, प्राइवेट अभी शॉप तो उससे भी बढ़ के हैं। 20 किलो का थैला 800 के बजाय 950 का होगा। घी और खुदी तेल 90 रुपये महंगा होगा। ये तमाम चीज़ें सर आपके लिए कोई अच्छी और आवाम के लिए सबसे बढ़ के शुगर नहीं है। मैं इसे एक जुमला बोलूँ फिर इस पे आता हूँ जी। कहने की बात है कि ये हम सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में पीटीआई कितनी बड़ी अक्सरियत लेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 2/3 लेगी, कुछ लोग बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएगी। रही बात बिल्कुल फूड इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में है, कोरोना की वजह से सप्लाई चेन इफेक्ट हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, लॉकडाउन हुए, और इस वक्त आप देख लें खुर्दनी तेल की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ रही है। जितनी जो आपकी फूड आइटम्स है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है। लेकिन इंशाअल्लाह जल्द ही हमारा सर्वे मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान की जो इंतहाई गरीब आबादी है, जिनको हम सबको हेल्थ कार्ड दे रहे हैं ताकि किसी को अस्पताल की परेशानी ना हो, सबको महंगाई भाई हेल्थ की परेशानी तो ठीक है ना हो, लेकिन जो लोग भूख और महंगाई से मर रहे हैं उसके लिए कौन सा कार्ड है? नहीं, हम ये कोई बहुत, मैं यहाँ पे स्वीपिंग एक बात बताइए मुझे, अगर आप इतने स्ट्रांग लोग हैं, हुकूमत आपकी है, अगर आधी आबादी को ये कार्ड मिल जाए कि जिनको सस्ती चीजें मिले तो ये बहुत बड़ा इंकलाब है। नहीं, ये बड़ा इंकलाब है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग महंगाई से मर रहे हैं उसके लिए कार्ड कौन सा है? वो इसी की बात कर रहा हूं। उसका हेल्थ से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं महंगाई के कार्ड की बात कर रहा हूँ। इसके बाद पाकिस्तान की आधी आबादी के लिए महंगाई का कार्ड, हेल्थ कार्ड भी आप जरा चेक करें, डाटा चेक करें, पूरी दुनिया की जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहां भी इंश्योरेंस होती है, पैसे देना पड़ते हैं। पाकिस्तान इमरान खान हुकूमत का ये इनकलाब है कि पाकिस्तान का हर शहरी उसको 10 लाख रुपए सालाना का इलाज हुकूमत दे रही है। तो ये चीजें आप सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन गए, ये चीजें हैं जो उम्मीदें हैं। ये मुझे पहले लगता था कि सदाकत साहब जो है या इनके साथ वाले लोग आके सिर्फ भड़के मारते हैं, लेकिन जो अब रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस तरफ जारी है, ये खदशा पार्टी के अंदर भी आपको हुआ है कि आप सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन के रह गए सिर्फ? नहीं कामरान साहब, देखिए ना, ये तो बुनियादी बात है कि जो जिस चीज़ पे ये अपने आप को कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक इनकी हुकूमत कायम हो रही है, ये और मुस्लिम लीग जो है सेंट्रल पंजाब की, तो ये एक वक्ती
वो पोजीशन है जो वफाकी हुकूमत, देखें ना तारीख़ी एतबार से आज़ाद कश्मीर में कब उसकी हुकूमत नहीं होती, गिलगित बल्तिस्तान में कब उसकी हुकूमत नहीं होती। अच्छा, जो अरेंजमेंट बलोचिस्तान लेकिन में, मलिक वो साहब भी आप आपके पंजाब सामने से वज़ाहत जो की कश्मीर की ज़रूरत सीटें वो भी हारे हैं, वो भी हल्के आप हारे हैं सर, और अभी सियालकोट में भी आपकी हालत बड़ी आज आ ख़राब रहे है। हैं आप उधर। नहीं, हमारे उस पर देखिए, हमारे उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे नारोवाल की सीट पे हमने इलेक्शन कमीशन को उसके मुतल्लिक दरख्वास्त की है कि उसका ठीक है। रिकाउंट करें। इलेक्शन कमीशन ने हमारी उस बात को तस्लीम नहीं किया। हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पूरे प्रोसेस के ऊपर। वो अगर हार जीत का पैमाना हुकूमती ज़्यादती और जिस तरीके से ये रिसोर्स को गवर्नमेंट के यूज़ करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट नारोवाल सियालकोट के इलेक्शन ठीक है। जिस तरह वो 2500 वोट सर वो सभी करते हैं, आपने भी की थी जब आपका दौर था, ऑब्वियसली वो आपने भी की थी जब आप जीते थे तो पीपल्स पार्टी ने धांधली का शोर मचाया था। चले मैं आता हूँ आपको दोबारा, मेरा सेनेटर परवेश साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सेनेटर साहिबा, एक तो मुझे बताइए, पता चला है कि पानी इतना आ गया है कि कमरों के अंदर दौड़ रहा है, रवा दवा है, वेनिस बन गया इस्लामाबाद। क्या हुआ इस्लामाबाद, थोड़ा इस्लामाबाद को तो बताएं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एक जैसे कम्युनिटी स्विमिंग पूल बना हुआ है, और अफसोसनाक पहलू ये है कि स्पेशली ये जो हमारा E11 का जो सेक्टर है, इसमें जो है एक माँ और एक बच्चा छोटा जो है वो उनकी भी डेथ हुई है। लेकिन इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि यहाँ के जो हमारे MNA हैं असद उमर साहब, उनके लिए तलाश गुमशुदा के इश्तिहार लगे हुए हैं। उनका कुछ पता नहीं, सुबह से लोग अपनी मदद आप के तहत अपने तहखानों से अपने गाड़ियों लाखों की गाड़ियाँ लोगों की जो हैं वो नालों में बह गई हैं। अब बात यह है कामरान शाहिद साहब, अगर इस वक्त जी बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें भेजती हूँ जो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ नालों से निकाली हैं, वो किस हालत में हैं और क्या है। बहरहाल अब बात यह है कि अगर ये हालात इस वक्त कहीं गलती से सिंध के किसी शहर में होते तो इस वक्त तक ये आवाज़ें बुलंद हो रही होती कि सिंध की हुकूमत को फारिग किया जाए। लेकिन ये हम कैपिटल में बैठे और मेरे ख्याल में इससे पहले इस किस्म की जो फ्लडिंग है कैपिटल, ये हैरानकुन बात है कि इस्लामाबाद जैसे छोटी सिटी मैनेज नहीं हो रही। नहीं, इस्लामाबाद के लिए हमेशा ये ज़रूर कहा जाता था कामरान के इस्लामाबाद में पानी खड़ा नहीं होता। ये वो वाहिद शहर है जहाँ पानी और निकासी आपका एक बड़ा अच्छा निज़ाम है जो पहले दिन से है और वो चलता है। अब क्या ऐसी वजह है कि ये निज़ाम भी जो है जहाँ सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। अच्छा परवेश साहिबा, मैं आपको चाह रहा हूँ सुलवाना जरा कुछ, जरा सुन लें जरा प्लीज। वो आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया और ये रजिस्टर होगी बात। शाह महमूद कुरैशी ने साहब ने जो वजीर खारजा है, उन्होंने अब सिंध के ऊपर जो बात की गवर्नेंस को लेकर, क्योंकि हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के मिसाइल को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले महंगाई बिल डिस्कस की, सदाकत साहब के साथ परों में पानी नहीं खैर पड़ने दे रहे। शाह महमूद साहब ने क्या कहा जरा सुने और मैं चाहूँगा आपको जरूर रिस्पॉन्ड करें। तहरीक इंसाफ अगर सिंध आती है, इससे घबराहट क्यों पैदा हो रही है लोगों को? लोगों को बताना है कि मुतबादिल भी हैं। यहाँ गवर्नेंस का क्या हाल है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है। वैक्सीन को भी नहीं बख्शा। सेहत का महकमा किसके ताबे है, उसकी कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है? आज कच्चे की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या जमहूरी रिवायात इस्लामाबाद तक महदूद रहेंगी? जमहूरी रिवायात क्या सिंध में, क्या थरपारकर में, क्या उमरकोट में, क्या सक्खर में, क्या लाड़काना में आपको जमहूरी रिवायात की पास नहीं करनी? सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं, उनकी बस हो गई है। इंशाल्लाह 2023 में सिंध का फैसला मुख्तलिफ हो सकता है। ये सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। परवेश साहिबा, अगर जिस तरह पंजाब में तब्दीली आई है, KP में आई है, कश्मीर में आई है, अगर वहाँ भी आ गई तो फिर तो आपकी पार्टी के लिए पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब गवर्नमेंट जो है या PTI जो है वो सिंध की तरफ आ रही है तब्दीली के लिए। देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात जो मिनिस्टर साहब ये बात कह रहे हैं, उनको थोड़े दिन पहले बिलावल साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था पार्लियामेंट में। उसको शायद वो भूल नहीं पा रहे और वो इस ज़ख़म जो है वो चाट रहे हैं। अगर सिंध की तरफ ये आना चाहते हैं, आ सकती नहीं है, आप जाएं, कोशिश करें। पहले भी इन्होंने कोशिश की। इससे पहले आप अगर अपने आर्काइव्स में से देख लें तो कितनी दफ़ा फवाद चौधरी साहब ने, दीगर मिनिस्टर्स ने कहा हम सिंध पे चढ़ाई करेंगे, आए, किसने रोका है आपको? फ़िलहाल तो वहाँ जितने बाई इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें तो लोगों ने तब्दीली को जो है वो बिल्कुल दोनों हाथों से जो है परे रहने को कहा है।
और दूसरी बात, आज मैंने ये भी देख रही थी कि इन्होंने अरबाब गुलाम रहीम साहब को एक स्पेशल मुशीर बना दिया। असिस्टेंट ऑन सिंध अफेयर्स लगाए हैं। अब उमर कोट की बात कर रहे थे हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, तो ये वही शख्सियत हैं जिन्हें पिछले दिनों हमने उमर कोट ने भारी अक्सरियत से जो है हम जीते हैं और इनको बड़ी भारी किस्म की जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा ये मुशर्रफ साहब के चीफ मिनिस्टर भी थे, लिहाजा इसमें तब्दीली क्या है, वही होगा जो पहले होता लेकिन जो गवर्नेंस के मसले परवेशा साहिबा कह रहे हैं कि सिंध के हैं और खास तौर पे सिंध के दही इलाकों के हैं, ये जेन्युइन नहीं आपके नज़दीक? और अगर इस पे काम किया गवर्नमेंट ने तो उससे पहले आप काम शुरू कर दें, ये जो हाईलाइट किया है एक सबसे बड़ा जो इसमें कामरान, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, जो देखना होता है, वो रिसेंट बाई इलेक्शंस थे। उसमें आवाम का फैसला आ गया ना। अभी कितने महीने हुए इसको, कोई इतने महीने नहीं हुए, बल्कि पंजाब से भी लोगों ने कहा तब मंदोखेल, उससे पहले थर का इलेक्शन, उमर कोट का इलेक्शन, लोगों ने तब्दीली को वेलकम नहीं किया। अब बात यह है कि अभी पंजाब से भी मेरे ख्याल में वाहिद जमात है जो कितने इलेक्शंस हुए उसमें से मेजॉरिटी जो है ये बाई इलेक्शंस हारी है। हालांकि जो इस मुल्क में सियासत का ट्रेंड है उसमें बाई इलेक्शंस हुकूमत जीतती है, और बाकी मामलात आपके वालिद साहब ने एक बड़े खूबसूरत इंटरव्यू में बड़े खोल के बयान कर दिए। कुछ बड़ी ऐसी हस्तियों के, बाबों के और कुछ मौलवी मुश्ताकों के, तो उसके वो तो खैर आपको वहाँ से मेरे से ज़्यादा पता है, आप चूँकि इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो शाहिद साहब ने बड़ी खूबसूरती से कुछ चीज़ों से जो है ना परतें खोलकर वो अंदर से उनकी शक्ल दिखा दी है। तो अब इसके बाद बात ये, बेशक सिंध आए कि सिंध के लिए कि कोई इनके सिंध ने दरवाजे बंद नहीं किए, आने की तो जरूरत करें, आए तो सही। जब यहाँ बैठकर इस्लामाबाद बैठकर अपनी वजारत के अलावा हर और किस्म के मामले में उन्होंने दखल देना है, तो इससे बेहतर है कि जाएं, इनके भी वहाँ हैं मुरीदैन है ना, कहाँ उमर कोट। बिल्कुल जी, पॉइंट आ गया आपका, उनसे अर्ज करें। भाई बात ये है कि इस्लामाबाद सदाकत साहब आपसे संभल नहीं रहा, नाले साफ हो नहीं रहे, पंजाब मुश्किल संभाला हुआ है आपने, आप कह रहे हैं कि आप सिंध में जाएंगे। देखिए, जहाँ तक बारिश की मामला है, जो ये इस्लामाबाद की वैसे भी खबर चल रही है कि असद उमर साहब ने हंगामी इजलास बुला लिया है। इस्लामाबाद की ये वेस्टर्न साइड है जहाँ बहुत सारे जगह पे कच्ची बस्तियाँ हैं, और वो कच्ची बस्तियाँ हैं, और पिंडी का भी ये नाला लई का एरिया है, जहाँ नाला लई आके स्टार्ट जहाँ से होती है, E11 का वो इलाका है, वहाँ पे आज ये, और बिल्कुल इसकी हुकूमत की जिम्मेदारी है हर जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, और इंशाअल्लाह इस पर जो वो उसकी तजावज़ात हैं वो भी हटेंगी। रही बात, आप पार्टीज़ की बात कर रहे थे, तो किसी दौर में पीपल्स पार्टी पूरा मुल्क की पार्टी होती थी। आज इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि सिंध रूरल से इसका हमने ये पंजा उखाड़ना है। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून को तो बिल्कुल पैक कर चुके हैं, आज का रिजल्ट आपको बता रहा है, और सेंटर पंजाब से भी फारिग इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में आ रही है और क्लीन करेगी इंशाअल्लाह, और फिर हम डिलीवर भी करेंगे और बताएंगे कि क्यों लोग, पाकिस्तानी लोग मोरूसी पार्टियों के खिलाफ थे, क्यों आज मुस्लिम लीग यार सारे तो आपके, जो आपने जिसकी वजह से हुकूमत बनी, सारे आपके मोरूसी सियासतदान हैं। अब ये शाह साहब जो हैं, ये कितने बड़े मोरूसी सियासतदान हैं। ये भी जो आपके जीत रहे हैं एहसन सलीम बरियार साहब, ये मोरूसी सियासतदान नहीं, इलेक्टेबल नहीं है। देखिए कामरान जी सर, फैक्ट्स पे बात करें ना। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें हलकों की एक अभी है, हम पीटीआई ने रिफॉर्म किया है पॉलिटिक्स को, ये भी रिफॉर्म इंशाल्लाह होगा। लेकिन अगर आप ये देखें, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे एक लॉजिक दें आप जमहूरियत की किसी तारीख में कि दो बंदे हैं, मरकज में कौन है जी अपोजिशन लीडर? शहबाज शरीफ। पूरे पंजाब में भाई उनके पास लोग हैं ना, आपके रिश्तेदार लोग नहीं है, पूरे पंजाब आपके दोस्त प्राइम मिनिस्टर के जो पंजाब में आपको अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बेटा ही मिला था। ये किस जमाने की आप बातें कर रहे हैं कि मरकज में अब्बा जी और सूबे में बेटा जी। अब आप कहेंगे बिलावल भुट्टो भी गलत है भाई, वो एक लेगेसी अपनी माँ की लेके चल रहे हैं, नहीं वो अपने भाई की लेगेसी लेके चल रहे हैं। यार ये लेगेसी है कि तीसरा को बंदा आ ही नहीं सकता, 30 साल के बंदे खड़े हैं और पीछे 30 साल के, इसका तो जवाब देती जाए जी ब्रेक से पहले दोनों पार्टिसिपेंट्स। ये वजह है इनकी गवर्नेंस, इनकी वजह है इनकी करप्शन। भाई बात ये आज पाकिस्तान खुद समझ नहीं आ रहा, पीटीआई का जो सूरज है वो इंशाल्लाह हर जगह बितलू होने जा रहा है। अगला इलेक्शन पीटीआई पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी, और सिंध को हम ये चैलेंज समझ के सिंध रूरल की भी इंशाल्लाह इस माफिया से जान छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। परवेशा साहिबा, आप और मलिक साहब अगर इसका जवाब दे दें बारी बारी, आपको लगता है कि पीटीआई ने वो चेहरा दिखा दिया जिससे दूसरी दोनों पार्टीज जो है एक्सपोज हो गई हैं? उनमें मौरूसियत को देख लें, वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस को देख लें, वो कह रहे हैं चेंज को देख लें, और आज के सियालकोट के इलेक्शन को देख लें, और कश्मीर को भी अभी रिसेंटली गुजरा है जो। अच्छा देखिए कामरान साहब, अगर तो इमरान खान की ज़ात का सवाल है कि उनका कोई भाई बेटा
तो वो तो कोई है ही नहीं, तो अब हम क्या कहें कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। अगर कोई होते तो फिर नहीं, उनके बेटे हैं लेकिन वो नहीं ला रहे सियासत में, उनके बेटे अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उनके साथ भी एक अरसे से नहीं है ना, अगर होते तो शायद कोई और बात होती। अच्छा चले, मैं इसमें वजाती हवाले से बात नहीं, मैं मकसद और था मेरा कहने का। अब बाकी इनके ख़ानदान में, अब इनकी पार्टी में मुझे आउट ऑफ, अगर इनके पास कोई कौमी असम्बली की 100 सीटें हैं तो 95 जो हैं, लिविंग असाइड एक सदाकत अब्बासी को छोड़ दें या 2-4 और छोड़ दें बीच में, 95 वो हैं जो कि या बाप, ताया, बेटा, भांजा, मामा, नाना, इसके अलावा बात ही कोई नहीं। और मरूसियत की बदतरीन शक्ल, जिनके एक एक घर के अंदर 4-4, 5-5 लोग बैठे हैं, यू नेम इट एंड यू काउंट इट। अब मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो मैं आपको लाहौर से लेके सादिकाबाद तक एक एक घर के 5-5 बंदे इसी प्रोसेस के अंदर, इसी जमात के अंदर मौजूद खड़े मरूसियत की बात करें। अब अगर इनके अगर, और वो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप केपी में जाएं, एक व्हाट टू टॉक अबाउट जस्ट परवेज खटक साहब, उनकी एक बात तो कह देंगे आप, ठीक है, लेकिन एक एक घर के 3-3, 4-4, 5-5 लोग, और कोई कतई तौर पे ये सिर्फ एक कहने की एक बात है, क्योंकि इमरान खान की अपनी ज़ात के साथ, उनके साथ ना तो उनका कभी हमने, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया जी, ना खानदान का कोई फर्द उनके साथ। मैं चाहता हूँ पलविशा साहिबा भी ये मरूसियत वाले सवाल और चेंज, बिल्कुल ठीक है, तब्दीली पे बात कर ले, मैं फिर ब्रेक लूंगा। जी, बात यह है कि बेशक ये आए, लेकिन उखाड़ते उखाड़ते खुद ही ना उखड़ जाएं। तो लिहाजा हर जाने वाला जो है उसको आखिरी दिनों में यही ख्वाब आने लगते हैं कि वो अगले 5 साल, उससे अगले 5 साल, उससे अगले 5 साल वो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे ख्वाब मुशर्रफ को भी आते थे, और कुछ लोग अभी इनके साथ हैं, वो चौधरी साहब, वो कहते थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते थे कि मैं इनको हम मुशर्रफ को 100 दफ़ा वर्दी में, याद है आपको? जी जी बिल्कुल, दोबारा हम 100 दफ़ा इसको मुंतखब कराएंगे। ज़ियाउल हक ने कहा था, ज़ियाउल हक ने 13 या 14 तारीख के अखबार उठाइए तो सुर्खी थी कि मैं अगले 10 इलेक्शन जो है गैर जमाती कराऊंगा, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि अगले 10 दिन उसने इस दुनिया में नहीं रहना। लिहाजा ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। वो शाह फ़िरान जब बैठकर जहाज़ में दौरा करता था अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर, तो लोग नीचे से लानते भेजते थे, तो वो कहता था ये क्या कर रहे हैं, तो उसके मशीर कहते थे आपको सलाम कर रहे हैं। लिहाजा ये सब कहने की बातें, आप बेशक आइए उखाड़िए, लेकिन उखाड़ते उखाड़ते ये ना देखें कि आपके अपने पैर जो हैं वो उखड़ जाएं। लिहाजा कोई डरने वाला इनसे है नहीं, ना किसी को परवाह है। सिंध आए 100 दफ़ा, पहले नहीं आए, 100 दफ़ा लाड़काना में खड़े हो गए कि आप गुलाम हैं, आप भेड़ बकरियां हैं, आप फलाना हैं, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। अब बाकी जो तब्दीली के समरात इस वक्त बाकी कौम भुगत रही है, यानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 70 साल में पेट्रोल वहाँ नहीं है जहाँ आज है, और जो बिजली और गैस की सूरत हाल है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं, यानी 25,000 से ऊपर जिसका बिल होगा उस पर ये टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इससे बड़ा जुल्म, यानी पहले घसीट के वहाँ तक ले जाओ बिजली के बिलों को कि कोई दे ना सके और फिर उस पर टैक्स लगाओ। मैं समझती हूँ ये तमाम चीज़ें ये कौम देख रही है, ये कोई भेड़ बकरियों की कौम, राइट, सब जानते पूछते हैं, और इतना ये उखाड़ने का अगर ठीक है, आप मुझे आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन एक तब्दीली तो आई है, और वो आई है प्राइम मिनिस्टर के मौक़िफ़ पे। अमेरिकन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और ख़वातीन के हवाले से जो पाकिस्तान की इससे पहले एक इमेज बना था प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू को लेकर, जिसमें कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर खुदा न खास्ता रेप अपॉलोजिस्ट बन गए, वो तब्दीली आई है प्राइम मिनिस्टर के मौक़िफ़ में, या उन्होंने एक्सप्लेन किया है बेटर अंदाज में। उसमें भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में अगर चेंज आ रही है सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं आनी, ओवरऑल आनी है माशरे में। दैट वी हैव टू सी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। ले जी, सियालकोट के मजीद हलकों का रिजल्ट मेरे सामने पोलिंग स्टेशन का आ चुका है व्यूर्स। 165 टोटल है, 130 का आ चुका है। पीटीआई के एहसन सलीम बरियार, ऑब्वियसली जो काफ लीग के पहले थे, उनके वालिद भी नायब सदर है काफ लीग के इस वक्त भी, लेकिन वो पीटीआई के इस वक्त कैंडिडेट हैं ऑब्वियसली। 48,524 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के तारिक सुबहानी जो हैं वो 42,348 वोट लेकर पीछे हैं। मलिक साहब, ये जिस तरह ये कह रहे हैं सदाकत साहब, वाक़तन हो तो नहीं रहा इस तरह? आपकी अंपायर वो कह रहे हैं बिखरती हुई नजर आ रही है। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट तो बड़ा अलार्मिंग है। रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे आप, क्योंकि इसमें तो कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, ये जो इलेक्शन चल रहा है। अच्छा नहीं, देखिए कामरान साहब, मेरा कि इस इलेक्शंस में जो प्री पोल हुकूमती वसाइल इस्तेमाल होते रहे वो बहस मुख्तलिफ हो जाएगी। अभी जो नताइज आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था। गवर्नमेंट्स
इलेक्शंस में प्री पोल वो सब करती हैं जो सर आपने ज़िमनी इंतखाब जीता है कुछ महीने पहले इसी प्री पोल रिगिंग मुबैना तौर पर की मौजूदगी में, तो ये आप हार रहे हैं तो फ़र्क तो आया है ना पॉपुलैरिटी में नून लीग की? अच्छा देखिए, मैं इस बात पे आपसे बड़ी बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह बात कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं, क्योंकि मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी की डेमोग्राफी से भी वाकिफ़ हूँ, जो कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, वो आउट ऑफ कोई उनकी फैमिली ने 10-12 इलेक्शंस लड़े होंगे इसी हलके से, कोई 9-10 उन्होंने जीते होंगे। इस इलेक्शन का हमें कुछ पहले फीडबैक भी आ रहा था कि क्लोजली कंटेस्टेड भी है, इसमें कोई शक नहीं है। नतीजे आने पर हम अगर कोई शवाहिद ऐसे ना मिले जिसके साथ को बड़ी आप एक्सेप्ट कर लेंगे रिजल्ट, ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। तस्लीम करें। मलिक साहब आपकी पार्टी में आपको कोई मलिक साहब आपकी पार्टी में कंसर्न आ रहा है कि आप लोग गलत डगर पे चल पड़े? अच्छी खासी पॉपुलर जमात चल रही थी पीडीएम के अंदर, जिस तरह आप ज़िमनी इंतखाब भी जीत रहे थे, गलत पॉलिसीज जा रही है, कोई इख्तलाफ, कोई एहसास हुआ इस बारे में? देखिए कामरान साहब, किसी एक आधे इलेक्शन की हार जीत के साथ आप ये कतई तौर पे इसका तयन किया जाना कि इस पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, मैं नहीं समझता कि ये बात है। मुस्लिम लीग नून एक मकबूल जमात है, उसकी बिल्कुल एक बड़ी वास्ट पॉपुलर सपोर्ट बेस है। किसी एक आधे इलेक्शन में, और ख़ासकर वो बाई इलेक्शन और वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बाई इलेक्शन, वो उसमें कंटेस्ट के अंदर इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये हतमी नतीजे आने तो आपके आपस में ऐसी कोई कंसर्न नहीं है? अगर कोई धांधली के राइट बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया आपका। नहीं देखिए जी सर, ये आप कह रहे हैं कि आप कंफर्म है इस बारे में कि ये बयानिया भी आप लोगों का ठीक चल रहा है, पॉलिसी भी ठीक जा रही है, इलेक्शन भी आप सही लड़, अगर आप हारे तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा ये बहुत बड़ी शिकस्त सियालकोट की नजर आएगी, क्योंकि आप इससे पहले आपके कैंडिडेट यहाँ से 57,000 वोट लेके 17,000 की लीड से जीते हुए, और ये पंजाब को तो गढ़ का जाता है नून लीग का। सदाकत साहब क्या ऐसा नया कर देंगे? एक तो चल रहा है पता, रीशफल कर रहे हैं कैबिनेट को वो प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे नहीं पता ये कितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटजी है, बार बार चीज़ों को रीशफल करना, वो डिपार्टमेंट्स और उससे मुतल्लिका आवाम जो है वो सफ़र करती है, एक बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है, क्या डिफरेंट करने जाएंगे इस तमाम महंगाई, इस तमाम करप्शन, इस तमाम परसेप्शन के साथ नेक्स्ट इलेक्शन में? कामरान, जो आपने मलिक साहब से पूछा जिन्होंने जवाब नहीं दिया कि एकदम से क्या हो गया, अभी ये इसी गवर्नमेंट में, पंजाब और मरकज़ गवर्नमेंट में ये बाई इलेक्शन जब जीते उस वक्त इनका ख्याल था कि ये हुकूमत अनपॉपुलर है। रिसेंट जो इन्होंने हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की, अच्छा, उसका इम्पैक्ट आया। जो इन्होंने एंटी स्टेट एक आखिरी, ये नहीं हो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आखिरी क्या होता है, इन्होंने सारे कार्ड खेले, आखिर में पंजाब कार्ड खेला, अब इनका पंजाब कार्ड ख़त्म हुआ, अब बिल्कुल ये डेस्परेशन कार्ड खेला इन्होंने कि जाके फ़ौज के खिलाफ तकरीरें करनी, एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान बयानिया, ये इनका आखिरी कार्ड था। अब मैं दोबारा से वही सियासी बात कर रहा हूँ कि मलिक साहब माने ना माने, मुस्लिम लीग नून जो है ना वो वाकई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इनका सूरज गरूब होने की तरफ आ गया। 30-35 साल ज़ियाउल हक ने इनको दिया जो भी बना के, उसके दौरान इनकी जो भी गवर्नेंस रही, हालात रहे, इन्होंने पंजाब कार्ड खेला, इन्होंने अपनी मरूसियत का कार्ड खेला, आज ये ख़त्म हो रहे। अब हम क्या करेंगे? देखिए पीटीआई के पास बहुत बड़ा, एक तो लीडरशिप का बहुत बड़ा, यानी मरियम साहिबा या बिलावल साहब के मुकाबले में बहुत बड़ा गैप है। इमरान खान बहुत स्टैब्लिश्ड एक पॉलिटिशियन है जिनका पूरा इंटरनेशनल एक एक्सपोजर भी है। लेकिन इमरान खान के बाद कौन है आपकी पार्टी में? कोई इमरान खान, शाह महमूद है, असद उमर है, आप हैं। देखें बड़े लोग क्या होते हैं, बड़े लोग इंस्टीट्यूशन बना देते हैं। हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, हमारा बड़े लोग तो बना जाते हैं, पीछे वाले जो है ना, जो नाहल होते हैं वो तबाह कर देते हैं। मैं इमरान खान की बात करता हूँ, मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से पूरे मुल्क की पार्टी है? पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध, मुस्लिम लीग नून सिर्फ पंजाब, सेंट्रल पंजाब। वो कहते हैं अदालतों पे दबाव डाल के आप लोगों ने फैसले हमारे खिलाफ करा के बंदों को बुक करके नैब के जरिए इलेक्शन मैनेज किए, माहौल बना के। ऐसा पहला इलेक्शन 1 सीट, फिर 33 सीटें, 1 सूबा, आज हमने 4 सूबों में और कश्मीर और जीबी में। पलविया साहिबा, ये जो राइजिंग पॉपुलैरिटी, राइजिंग हमारा एक, जी मैं वही बात करने लगा, और इनका राइजिंग पॉपुलैरिटी है, अगर इनकी बातें मान ली जाए, आज आप पहले तशरीफ नहीं लाई थी तो मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा अपनी कैबिनेट से, अपने हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में, कि जी तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, इंसान कोशिश करे नामुमकिन मुमकिन बना सकता है। हमारे में और अपोजिशन में नज़रिए का फ़र्क, आपको लग रहा है कि पंजाब में अगर आज सियालकोट का इलेक्शन ये हारते हैं और मज़ीद श्रिंक होते हैं इनकी पॉपुलैरिटी PMLN की, और आप सिर्फ सिंध तक महदूद रहते हैं, तो इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने से?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर में जब आपकी हुकूमत हो सेंटर में, तो कश्मीर में हुकूमत बनने पे बगलें बजाने से बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। आप सिर्फ ये देखिए कि आप हमें अंदरूनी सिंध की पार्टी जो कहते थे, हमने इस वक्त पिछले इलेक्शन में कितनी सीट्स थी और इस इलेक्शन में कश्मीर में हमने कितनी सीट्स, कितना गेन किया है। तो क्या हम ये इस यहाँ जो है गले में ढोल डाल के नाचना शुरू हो जाएंगे कि हम पूरे पाकिस्तान में तमाम बाकी पार्टियाँ जो हैं, जमातें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और सिर्फ हम रह गए हैं और हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए, ऐसी बातें सियासी जमातें ना करती हैं, ना वो ऐसे दावे करती हैं, बल्कि वो नज़र रखती हैं। अब मुझे नज़र रखती है हालात पे और ग्राउंड रियलिटीज़ पे और लोगों की नब्ज़ पे। अब सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि जिसने 118 रुपये पेट्रोल ख़रीदना है वो कितनी एक दुआएं देता होगा इमरान खान साहब को। सिर्फ ये बता दीजिए, जिसने 70 साल में नहीं ख़रीदा अब उसे ख़रीदना पड़ रहा है, और जिसने अब ये महंगी बिजली 200 गुना ज़्यादा ख़रीदनी है और उस पर फिर टैक्स देना है, उस पर फिर जो वो 5 रुपए की बिजली लेता था वो 50 की दे के फिर टैक्स लेगा क्योंकि 50 रुपए की बिजली खर्च हो रही है। तो बताइए वो कितनी दुआएं देता होगा इमरान खान साहब को इस वक्त या इस हुकूमत को। ये आप मुझे बेहतर बता दीजिए, या जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको भी पहले शायद कह चुकी हूँ और शोज़ से भी कहती हूँ, और ये मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं करी, मैं अभी देख रही थी जो खबरें आ रही हैं, जो इस मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो अभी CNN पर बैठकर एक दहशतगर्द तंजीम के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम कबायली इलाकों में क्या करने वाले हैं, हम पाकिस्तान की फ़ौज से वापस लेंगे। क्या इस वक्त हुकूमत का काम ये बनता है कि 2 हॉस्टाइल बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान और इंडिया एक से बढ़ के एक होते हुए वो अगर उनकी तवज्जो कहीं जाती है तो हम सिंध में उखाड़ फेंकेंगे? मेरे भाई, जो कुछ आपने उखाड़ना है आप उखाड़ लें। ये कट गए? नहीं, आ रही है आपकी आवाज़, आ रही है, आवाज़ आ रही है आपकी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? परवेज़ साहबा को हमारी आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन हमें उनकी आवाज़ आ रही थी। सर, बात ये है कि ये जो इन्होंने जिस खतरे की इन्होंने इंडिकेशन की है ना, वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, और इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा इंटरनल टर्मोइल जो है वो हमारे एक्सटर्नल उसके ऊपर फॉलो आउट होना चाहिए, क्योंकि वाकई अफगानिस्तान से बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, और ये जो बातचीत हो रही है ये बड़ी खतरनाक बातचीत है, और आप उसको पता नहीं किस तरह टैकल करेंगे। देखें, जो उन्होंने डिस्कशन का पहले हिस्से में जो बात की कि महंगाई है और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने अपने लोगों को समझाया नहीं, उसमें फौरन उस पे आ जाए बिजली का सर, वो लोग नहीं समझेंगे। 118 रुपये पेट्रोल कोई नहीं समझ रहा सर, उस मुआहदे चीनी 115 रुपये समझ नहीं रहा। स्वागत भाई वो समझाने वाली बातें करें ना, छोड़े इनको समझे। अगर हमारा जो इस वक्त अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है और वाकई अलार्मिंग है, उसका पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के एक मिनट सर, मैं लोगों को बताता जाऊं कि 165 अपना पूरा काम कर रहे हैं और जो पॉसिबल है। आपकी आवाज आ रही थी पलवेशा पहले भी, 165 पोलिंग बूथ जो है उनमें से 157 का रिजल्ट आ गया है और 59,000 की लीड है तहरीक इंसाफ की, 52,000 की लीड रह गई है इस वक्त PMLN की। पलवेशा साहिबा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा था इस हवाले से। अफगानिस्तान को तो जितना इमरान खान समझते हैं और कबायली इलाकों को, वो तो कोई समझता ही नहीं है। आप लोग इतना समझते थे कि आप उनको तालिबान खान कहते थे, तो इमरान खान तो डील कर लेंगे तालिबान से, वो तो कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा। मसला क्या है? What is the problem? नहीं, कर लें, बेशक कर लें, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इस बात को मैं कंटेस्ट करती हूँ सदाकत अब्बासी साहब की कि अफ़गानिस्तान के हालात जो हैं उनसे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका बिल्कुल बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और यही बात हमें समझाई भी गई थी, और यही बात आप भी ब्रीफिंग ले लें किसी वक्त सिक्योरिटी के जो हमारे इदारे हैं, तो वो आपको समझा देंगे कि किस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जब शोरश फैलती है तो वो पाकिस्तान आती है। लिहाजा सबसे पहले तो ये जो है ना एक बहुत बेसिक बात है, इस पे हम ज़रा क्लैरिटी पैदा करें। और दूसरी बात यह है कि खान साहब तो मगरिब के भी बहुत बड़े वो हैं, एक्सपर्ट हैं, उज़्बेकिस्तान गए, उन्होंने कहा है कि उनको वहाँ कुछ पता नहीं, जो वहाँ सदियों से पले बड़े मरे, सदियों से रहते आए हैं, हज़ारों सालों से। तो खान साहब को मैं कैसे कंटेस्ट कर सकती हूँ? जिस जगह की बात करें उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो बहुत बेहतर है, अब ये एक तूफ़ान बढ़ रहा है हमारी तरफ, तो फिर अब इनकी वो जो फहम फरासत है वो निकालेगी। लिहाजा ये नहीं कहा था मैं तो सिर्फ अब चले आपने गलत समझा। मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन अफगानिस्तान में उसकी पाकिस्तान की सियासी सूरत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बड़ा सीरियस मसला है और अगले 3 महीने पाकिस्तान के लिए वाकई बड़ा होता है। जब यहाँ शोरश मचती है ना, जगह जगह बम फटते हैं, अटैक होते हैं, तो बड़ा मसला होता है हुकूमत के लिए। पाकिस्तान की जो भी जिम्मेदार आप लोग भी तैयार हैं, वो अपना काम करेंगे और कर भी रहे हैं। साहब,
जगह जगह मैं जरा बम मलिक फटते हैं, साहब से शहर हमदर्दी शहर कर लूं। मासूम। नहीं है, और ये तो बात एग्री कर रहे हैं इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। इमरान खान ने जो 20 साल पहले बात की थी, आज वो बात साबित हो रही है। मैं तो जो मलिक साहब से जरा सिचुएशन ताज़ियत कर लूं थोड़ी सी। मलिक साहब, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अच्छा स्वागत भाई, एक मिनट। मलिक साहब, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सियासी ताज़ियत कर लूं। भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ पे आप अब कश्मीर में भी तीसरे नंबर पर आ गए, 59,000 और 52,000 डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। कुछ करें मलिक साहब, आपकी पार्टी कहाँ जा रही है? 52 में 7,000 का फर्क ही होता है कामरान, और 7,000 कोई डिफरेंस नहीं होता हुकूमती जमात में बैठी हुई और ऑपोजिशन की मारी हुई जमात में। लो जी, मलिक साहब का जवाब तो आपने ही दे दिया। आप तो जीती हुई है ना कश्मीर में, आपने इनको भी शिकस्त दी नून लीग को। जी जी मलिक साहब, जी जी। अच्छा देखिए कामरान साहब, जो आप बात कर रहे थे, मैं ये तो आपको बता सकता हूँ कि सिंस 70 की दिहाई से अब पाकिस्तान की जितनी भी सियासत है वो अफगानिस्तान के हालात के साथ बड़े गहरे रब्त में मलिक रही साहब, और 70 की दिहाई पे मैं आऊंगा दोबारा वापस, लेकिन आपने जवाब इसका देना कि आप पार्टी को क्या हुआ है एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान का आइंदा आने वाला सियासी और इलेक्शन का मंजरनामा बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ चाहता है। सियालकोट में भी इस वक्त नून लीग हार रही है, कश्मीर में तीसरे नंबर पे आई है, और इमरान खान साहब इस वक्त हाईएस्ट स्पिरिट्स के अंदर है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत। दुनिया खबर की दुनिया।